आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और हमें इस पूरे चैप्टर में वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना, वास्तविक संख्याएं की जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। सिंपल सा परिभाषा कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर p/q क्या है, तो यहाँ पर p और q एक इंटीजर होता है, इंटीजर जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते थे क्लास 9 के अंदर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q बराबर 0 हो जाता है तो 3/0, p और q का मतलब क्या हुआ, p यहाँ पे क्या है, अंश है, q यहाँ पे क्या है, हर है। अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो हम लोग 0 से 3 में कभी भाग ही नहीं दे सकते हैं। देखिए 0 से 3, 3 ये क्या होगा, कुछ होगा नहीं, यहाँ पे भाग नहीं लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखिएगा कि q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 5, 12/3, 18/17, √4/2। एक मिनट, ये √4/2 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए √4 है, √4 का वर्गमूल निकालेंगे ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और बट्टा में फिर हो जाएगा √16, √16 का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। √16 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो √16 भी एक परिमेय संख्या ही है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या वो होता है जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय वो होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इससे भी आसान शब्द में, जो रूट के अंदर है और उसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं वह परिमेय संख्या, और जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। बस इतना ही आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। और इसमें आपको यही ध्यान रखना कि जिसका हम लोग वर्ग के अंदर से वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ अलग टॉपिक्स पर भी दे देता है। जैसे अगर मान के चलिए दे दे √16/√4, यहाँ तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्या होगा, 4/2, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिखे कि नहीं लिखे। तो एग्जाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव इसी के अंतर्गत देता है। इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझिएगा, आसान आती है क्वेश्चन, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार बोर्ड इसमें से क्वेश्चन पूछते भी है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। आपको आगे जो समझना है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब नहीं समझे, जब ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। ये जब अलग अलग है तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, और जब ये दोनों साथ आके आ जाएगा तो यही कहता है वास्तविक संख्या हो जाता है। तो वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन आएगा? वास्तविक संख्या में आता है परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। इस पर भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन से पूछ चुके हैं कि वास्तविक संख्या होती हैं सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? दोनों होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, तो उसमें अभाज्य संख्या भी देखेंगे, सम संख्या भी देखेंगे, तो आगे समझेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर डिवीजन एल्गोरिथम इसी को कहा जाता है, भाग एल्गोरिथम इसी को कहा जाता है। अब एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। अब वो एल्गोरिथम हम लोग समझ लेंगे आगे। पहले अभी आप ये समझिए कि पूरे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। आपको तो भाग आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए, अभी क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि हम 12 से 50 में भाग दे रहे हैं, समझिएगा। जिन लोगों को भाग और एचसीएफ आता होगा उनके लिए बहुत आसान है, कुछ है ये नहीं है इसके अंदर, आप हलवा है एकदम मीठ। देखिए 12 से 50 में हमको भाग देना। अब भाग देते हैं तो हम क्या कहेंगे, कितना मरतबा लगाएंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। हम लोग 48 लगा देते हैं, यहाँ से शेष बच गया 2 और यहाँ पे ये हो गया 0। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हमको तो ये याद है कि इसको भागफल कहा जाता है, हमको ये भी याद है कि इसको शेष कहा जाता है। बच्चे को यह दोनों में दिक्कत होता है कि इसमें से भाजक कौन है और भाज्य कौन है। तो ध्यान रखिएगा, बीच वाला भाज्य होता है और जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको हम लोग भाजक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको बीच वाला भाज्य जिससे हम लोग भाग दिए भाजक, इधर भागफल, और सबसे नीचे शेष होता है। आप ये भी पढ़े होंगे, इसमें का जो एक इक्वेशन बनता था, समीकरण जो बनता था किसका,
भाज्य बराबर, अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़े में तो इसको हम एक थोड़ा सा तरीका से लिख के देखते हैं। अगर हम इसको इस 50 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और इसमें अगर 2 जोड़ दें तो फिर से हमें 50 पुर जाएगा। देखिए 12 चौक 48, 48 में 2 जोड़ दिए, 50 पुर गया। अब इसमें ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ भी हम 50 में क्या किए थे, भाग दिए थे, 12 से भाग दिए, 4 भागफल और 2 शेष हुआ था। इसमें से 50 क्या था, 50 था मेरा भाज्य, 50 मेरा भाज्य था। देखिए ये 12 क्या था, 12 था मेरा भाजक। ये 4 क्या था, 4 था मेरा भागफल। और ये 2 क्या था, तो 2 था मेरा शेष। अब बीच में सब चिन्ह को दे दीजिए, यहाँ बराबर है बराबर, यहाँ गुना का चिन्ह है गुना का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जो कि इसको हम बच्चे में पढ़े थे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पढ़े होंगे देख लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य पता है, बिल्कुल सही, बीच वाला होता है या फिर जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। और जिससे भाग देंगे, फिर से सुनिएगा, जिसमें भाग देंगे भाज्य, और जिससे भाग देंगे वो भाजक है, ठीक है। और जो नीचे आ जाता है वो शेष होता है, जो नीचे बच जाता। नहीं समझ में तो किसी के अंदर लिख लीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा ये कि बीच वाला भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और नीचे वाला शेषफल, क्योंकि ये आगे बहुत काम देने वाला हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, जब हम लोग HCF निकालेंगे तब। अब देखिए हमने इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ क्या माने, भाज्य को हम लोग मान लेते हैं A, भाजक को मान लेते हैं B, और भागफल और शेषफल को हम इसके नाम से ही मान लेते हैं। भागफल को कहा जाता है क्यूसेंट, क्यूसेंट को पहला अक्षर होता है Q, तो इसको Q मान लिया। शेष को कहा जाता है R, तो इसको R मान लिया। चलिए एक बार रिपीट कीजिए, भाज्य को क्या माने A, भाजक को B, भागफल को Q और शेष को R। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो इसको मिटा देते। बोलिए भाज्य को हम लोग क्या माने, भाज्य को हम लोग माने हैं A, भाजक को हम लोग क्या माने, भाजक को माने हैं B, भागफल को क्या माने, भागफल को माने हैं Q, और शेषफल को हम लोग माने हैं R। तो आपको यहाँ से भी समझ में आना चाहिए, A भाज्य हो गया, B भाजक है, Q भागफल, R शेषफल। यहाँ देखिए इसका समीकरण बना के देखिए तो यहाँ A बराबर B, भाजक और भागफल के बीच में गुना का चिन्ह, तो B और Q के बीच में गुना का चिन्ह और शेषफल के बीच में R। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिखाई देता होगा, जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। फिर बोलिए यहाँ पर A क्या है, तो A है हमारा भाज्य, भाज्य का मतलब बीच वाला का मतलब जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे B क्या था, B था मेरा भाजक, भाजक किसको कहते थे, जिससे हम भाग देते हैं, या फिर लेफ्ट साइड वाला, बायां साइड वाला। अब देखिए यहाँ पर Q क्या था, तो Q है अपना भागफल, R क्या, R है अपना यहाँ पर शेषफल। अच्छा एक चीज़ ध्यान देते होंगे भाग के अंदर कि ये जो B है और R है, इसके बीच में खतरनाक रिश्ता चलता। अब वो रिश्ता कैसे है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी कंडीशन दे देता है। यहाँ पे एक कंडीशन देता है कि जहाँ 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू R इज लेस देन B। नहीं समझे इसको, अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है R और एक है B, इसको समझिएगा, E रहा R और ये है अपना B। ये क्या कह रहा है, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, इसको कहीं बड़ा करके लिख देते। जिधर मुंह निकला होता है ना, एक्चुअली वो बड़ा पक्ष होता है। तो यहाँ पर बड़ा पक्ष कौन है, R। जैसे मान के चलिए 8 है 15, तो इनमें से बड़ कौन है 15, तो एक ने बड़की को मुंह निकाल लेंगे, बस ये बड़ा का साइन है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, बड़ा का साइन उधर वाले की, आप ऐसे समझिए कि जिधर बड़ा होगा उधर दोनों मुंह निकला हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बड़ कौन है, R, वेरी गुड। 0 क्या है, छोटा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 0 जो है वो हमेशा R से छोटे होगा। एक और चिन्ह है ई वाला, इसको कहा जाता है बराबर का चिन्ह। अब समझिए कि 0 R से छोट होगा और नहीं तो 0 के R के बराबर होगा। समझ गए, फिर से समझिए, 0 R से R बड़ होगा, 0 छोट होगा, या फिर 0 और R दोनों बराबर होंगे, अर्थात R का वैल्यू 0 भी हो सकता है और R का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है। इसका कहने का मतलब यही है,
क्योंकि आर बड़ा है यहाँ, तो आर का वैल्यू 0 से बड़ो हो सकता है, आर का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब बस इतना था। लेकिन ये आगे वाला क्या कह रहा है, सेम बात है। देखिए यहाँ आर है, एक ने दो मुंह निकला हुआ है तो ये बी हो गया। अब देखिए इसमें बड़ कौन है, बी। आर क्या है, हमेशा छोटा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि आर का वैल्यू बी से हमेशा छोट रहेगा। ये आर जो है खुद 0 से बड़ है, बराबर है। मतलब देखिए ये बी का जो वैल्यू आएगा वो पहला बात आर से क्या होगा, आर से क्या होगा, बड़ा होगा। बी का वैल्यू आर से हमेशा बड़ा होगा। और आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ भी हो सकता है। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया तो यहाँ आप समझ लीजिए। जब भी हम भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि ये शेषफल जो होता है वो हमेशा छोटा होता है और ये बड़ा होता है। क्या हो कि कभी कभी शेषफल बड़ हो जाए, जैसे मान के चलिए हमने 12 से 50 में भाग दिया और यहाँ पे लगा दिया 12 तिया 36। अब ये कितना हो जाएगा, 14। यहाँ देखिए ई तो हमार बी है, ई हमार क्या है, आर है। अब ये हमारा बी है, ये हमारा आर है। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इससे थोड़ा आर और ये बी, इसमें आर बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे आर बड़ा हो गया ना, जो कि ये क्या है, गलत है। अर्थात शेषफल जो है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात बी से बड़ा नहीं हो सकता। यही बात यहाँ लिखल है। और शेषफल जो है 0 से छोटा और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोट नहीं हो सकता शेषफल। मेरी बात समझ में आ गया। यही कंडीशन यहाँ पर लिखल है जो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करता है। हमने आपको समझा दिया। अब इसका उपयोग हम लोग HCF निकालने में कैसे किया जाता है उसको हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग HCF निकालने में ही करते हैं। इसके अलावा हम और किसी चीज़ में नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग किस तरीके से HCF को निकालें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। 36 और 42 का अब हम लोग HCF निकालना चाहते हैं। किस विधि से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग अभी इसका HCF निकालेंगे। देखिए 36 और 42 दो संख्या, और ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं का ही HCF निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं से बड़ा का HCF इसे नहीं निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। आपको HCF आता होगा, HCF तो आता ही होगा। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं कि 36 से यहाँ 42 में भाग देते हैं। सिंपल सी बात है, जो छोटा है छोटा से भाग देंगे, किस में, बड़ा में भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए। देखिए यहाँ अगर हम लोग भाग दें तो 36 से कहीं 36 यहाँ पे आ जाता है 6 और यहाँ पे बच जाता है 0। तो नॉर्मल सा भाग है। फिर हम लोग क्या करते थे कि जिससे हम लोग भाग दिए अब उसी में भाग देते हैं, यानी कि जो यहाँ काटा अब ओकरा काटेंगे। तो 6 से अब हम किस में भाग देते, 36 में। तो 6 क्या हो गया 36, ये कट गया। ये हम बचपन में सीखे हुए थे, इसको भाग विधि द्वारा HCF निकालना कहते थे। हमको तो ये पता था, लेकिन इससे कैसे निकालेंगे और इसका कनेक्शन क्या है। कनेक्शन है वही है, क्योंकि A बराबर BQ प्लस R है और हम लोग इसमें सब देखे थे कि इसमें A कौन है, B कौन है, Q कौन है, R कौन है। नहीं समझ में आ रहा, अभी समझते हैं हम लोग। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, तो हमको फॉर्मूला पता है ना, A=BQ प्लस R, जहाँ ई लिख देना क्योंकि ये साथ रहेगा हमेशा। 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू R इज लेस देन B। आप इसको रिवीजन ही कर लीजिए बेहतर ढंग से, आपको हम समझा दें, आपको याद ही होगा। चलिए अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो आप एक भाग को यहाँ पे ढक दीजिए, इसको जो नीचे में भाग दिए थे ना इसको आप ढक दीजिए। आपको ऊपर कुछ दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, देखिए 36 42, इसको अभी मिटा देते हैं हम और इसी में समझने की कोशिश करते। बताइए बीच वाला क्या, बीच वाला समझाए थे, बीच वाला भाज्य है और भाज्य को हम लोग A माने थे, ई भाजक है। देखिए यहाँ भी लिखा है A भाज्य B भाजक, तो इसको हम लोग B माने थे। ये यहाँ पे क्या है Q और यहाँ पे ये क्या है R, समझ रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हम बनाना जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, प्रथम चरण। जब प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग द्वितीय चरण में जाएंगे।
चलिए तो अभी इसको समझते हैं। प्रथम चरण में हम एक किसको लिए 42 को, क्योंकि 42 इसमें बोर था, तो प्रथम चरण में हम लोग ले लेते हैं 42 को ए। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि ए बराबर 42 और बी बराबर 36, या आप लिख भी सकते हैं। चलिए तो हम इसे यहाँ देख लेते हैं कि प्रथम चरण में क्या क्या होता है। तो प्रथम चरण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ए ले लिए 42, और यहाँ देखिए बी कितना, बी है अपना 36, क्यू कितना, क्यू है अपना 1, और शेषफल कितना है, शेषफल है अपना 6। नहीं समझे, चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे अगर नहीं समझे तो यहाँ देखिए अगर हम 42 लिखना चाहें तो 42 बराबर क्या होगा 36 गुने 1 और प्लस में 6। 42 क्या था, 42 था ए, 36 क्या था बी, 1 क्या है क्यू, 6 क्या है आर। ये तो हम बता दिए, यही तो फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को पहले भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पढ़ रहे थे, अब ये बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ रहे हैं, उसी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दिया गया, बस उतना ही और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए हम सेम उसी फार्मूला पे क्या किए, पुट कर दिए। ए कितना था 42, बी कितना 36, क्यू कितना 1, आर कितना 6, हमने रख दिया, बहुत बढ़िया। अब रख दिए तो अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अब 6 से हमको यहाँ 36 में भाग देना। देखिए 6 से हमको 36 में भाग देना, तो हमने इसको हम पहले भाग दे लेते हैं। 6 से 36 में भाग देना, 6 6 1 36, ये तो कट जा रहा है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको झांपने पर ये कोई नया भाग हमें मिल के आ जाता, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सब बी ए क्यू और आर को हम लोग ले सकते हैं, तो ऊपर वाले को हम इसको हटा देते हैं। आपके समझने के लिए हम हटा रहे हैं, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा ए, ये बन गया मेरा बी, ये बन गया मेरा क्यू, ये बन गया मेरा आर। क्यों, जिसमें भाग दे रहे हैं वो ए कहलाता है, यानी कि भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक यानी कि बी, और यहाँ क्यू, और नीचे क्या आएगा शेष। अब देखिए द्वितीय चरण में वही लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे द्वितीय चरण। और अगर हम लोग इस द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में यहाँ 36, यानी कि ए का ए बराबर 36। अब बताइए बी बराबर कितने हैं, तो बी बराबर है 6, क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर भी है 6, और शेष हमको आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 6 गुने 6 प्लस में 0, क्योंकि 36 है यहाँ पर ए, ये 6 है बी, ये 6 है क्यू, और ये 0 है आर, और ये ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो यहाँ पे प्रोसेस करना है ये किसी रफ पेज पे करना, उसी वहीं पे मत कर दीजिएगा, ठीक है, वरना वो गंदा टाइप का कॉपी लगने लगता है। तो आप इसको रफ पे कीजिएगा और तब जाके वहाँ से इसको उठा के यहाँ लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या अब हम आगे भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, भाग नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्रिया क्या होता है, अतः यहाँ पर क्रिया समाप्त हो जाती है, अतः यहाँ पर क्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो गई। क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि आर बराबर हो गया 0, और जैसे ही आर बराबर 0 हो गया क्रिया समाप्त हो गया, तो इसका HCF क्या होगा, तो दिमाग लगाइए, बचपन में HCF किसको लिखते थे, इसको, जकरा से लास्ट में कटा है, और जिससे लास्ट में कटता है तो भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा बी, HCF बराबर क्या होगा बी, यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएगा बी, और बी कितना तो 6, तो यहाँ पर HCF का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग इसी को लिखेंगे यहाँ कि HCF 36,42 बराबर होगा 6। समझ में आ गया होगा। अभी देखिए अगर नहीं कटता तो सेम वही काम करते। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 867 और 255 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें HCF निकालनी है। चलिए तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर समझ में नहीं आता तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। हल करते वक्त यहाँ लिखिएगा हल और क्वेश्चंस को डाल करके वो आपको आता होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें क्या सिखाती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर एगो कंडीशन आपको थोप देना है। वो कंडीशन क्या है, तो जहाँ लिखेंगे कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, इज लेस देन बी, आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। चलिए अब
अब इसके बाद ही बच्चे को पता नहीं होता कि इसका स्टेप हम क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको नहीं समझ में तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हम किस में भाग दे रहे हैं। तो जो सबसे बड़े में भाग देंगे और जो छोट है उससे हम भाग देते हैं ना। भाग विधि के द्वारा जब HCF निकालते थे तो हम लोग यही तो करते थे। चलिए अगर हम लोग इसको करके देखें तो यहाँ पे 255 से 867 में भाग देंगे, कितना मरतबे लगाएंगे, दिमाग लगाइए। 2 मरतबे, 3 मरतबे। अगर हम लोग इसको यहाँ 3 से लगा के देखें, देखिए 255 या 5 या 15, हाँ से लेख 5 या 15 16 2 6 1 7 765, जो कि यहाँ लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ 765 दे देते। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। यहाँ पे कितना बच गया 102। आपको पता है कि जिसमें भाग देते हैं वो क्या है, भाज्य, अर्थात ये A है। जिससे भाग देते हैं वो क्या है, भाजक, यानी कि B है। जो यहाँ आता है वो क्या है, क्वोशिएंट है, Q है, यानी कि भागफल है। और नीचे वाला क्या होता है, R होता है। अब सेम चीज़ इसको उठा के आपको यहाँ चिपका देना है और कुछ करना नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हैं। क्या, हम यहाँ A बराबर क्या ले लिए हैं 867 के, काहे को है मतलब भाग देंगे, बॉर है वो। यहाँ पे B को हम क्या करेंगे, भाग देंगे 255 से 867 में। अब यहाँ देखिए तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे प्रथम चरण, यानी कि अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या क्या करें। देखिए यही वाला फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कौन कौन के है बताइए। A 867 है तो हमें सबसे पहले A लिखना है ना। यहाँ देखिए फॉर्मूला में A यहाँ है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 867। ये बराबर नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब प्रथम चरण करके और ऐसे एरो देके छोड़ दीजिएगा 867। अब 867 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A के बाद हमको B लिखना है तो B 255 है, यहाँ 255 लिख देते हैं। Q कितना, Q यहाँ पे 3 है, Q यहाँ पे कितना 3 है। R को अगर हम लोग देखें तो R यहाँ पर 102 है। यही तो मेरा प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग आरूर आ गए। अब अगर हम लोग अगला स्टेप में देखें ध्यान से, तब बताइए अब इस अगला स्टेप में क्या क्या होगा। ये सब तो हट जाएगा, ये सब को अब बिगला देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं है। देखिए अब 102 से हमें 255 में भाग देना। देखिए ध्यान से 102 से 255 क्या मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे लगेगा ना, 2 से 4 होगा। 5 में से 4 जाएगा 1 और ये बच जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। देखिए अब हम लोग जब यहाँ देखें तो इसको समझिए, ये इतना दूर अब देखिएगा, उसके ऊपर मत देखिए क्योंकि यहाँ पर भी अभी एक भाग कंप्लीट हो रहा है जिसको हम लोग सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। बोलिए, इससे भाग दिए हैं तो ये B होगा, इसमें दिए हैं तो ये A होगा। ये कितना हो जाएगा अब Q, ये कितना हो जाएगा R। तो यहाँ देखिए द्वितीय चरण जब हम लोग लिखेंगे तो द्वितीय चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, द्वितीय चरण में लिखेंगे कि A है हमारा 255। अर्थात समझिए जो पहला स्टेप में B था वो अब A बन गया ना। अब देखिए यहाँ पर 102 क्या, 102 हो गया मेरा B, और यहाँ Q कितना, Q हो गया 2 और शेषफल कितना हो गया 51। देखिए जो यहाँ B था वो यहाँ आ गया और जो यहाँ शेषफल था वो यहाँ भाजक बन के आ गया। ये ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग आपका तेज चलता तो आप इस तरीके से बिना भाग दिए भी बना सकते, लेकिन सही इसके लिए इसी तरीके से भाग दे के आप लोग बना लीजिएगा। तो द्वितीय चरण कंप्लीट हो गया मेरा। अब द्वितीय चरण के बाद देखें तब हम लोग इसके आगे भी भाग देते हैं 51 से हम लोग इसमें अब भाग देंगे। 51 से अगर हम लोग भाग दें तो देखिए 102 में भाग देंगे तो फिर ये सब चीज़ परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होकर ये हो जाएगा 102 और यहाँ हम 2 मरतबे लगा दें तो ये फिर कट जाएगा। अब देखिए दिमाग लगाइए, 102 क्या, 102 क्या हो गया, 102 हो गया A, 51 हो गया B, 2 हो गया मेरा Q, ये हो गया मेरा R, जो कि हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तीसरा स्टेप है, ये वाला तीसरा स्टेप है जहाँ शेषफल हमको बचाता है उसको भाग दिए थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग तृतीय चरण में लिखें और फिर तीसरा चरण भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं लिखने आता है तो, सॉरी बार बार यहाँ बराबर का चिन्ह दिया। तृतीय चरण में देखें तो यहाँ A का वैल्यू हो गया 102 क्योंकि हमको A लिखना है। A के बाद B, तो B है 51 लेकिन बराबर के उस तरफ। Q कितना, Q है मेरा 2 और शेष है मेरा 0। आपको क्या बताए थे कि जैसे ही शेषफल 0 हो जाए क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि R बराबर क्या हो गया 0, शेषफल बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, अतः यहाँ क्रिया समाप्त हुई, अतः यहाँ क्रिया समाप्त हुई। तो जब R का वैल्यू शेषफल हो जाता है तो HCF 51 होगा कि नहीं होगा, जिसे लास्ट में कटता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः HCF कितना का HCF 867 और 255 का
तो ये 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 बन गया। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछती है और लगभग हर एक साल रिपीटेड होता है। और ये भी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछी गई थी, वो हमको इतना याद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। आप जो भी किताब के अंदर दिए गए हैं उसको बना के देखिएगा और सारा इसी स्टेप से बनेगा। अब इसमें जो एक अगला प्रॉब्लम है उस अगला प्रॉब्लम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।